नमस्कार, सुप्रभात। राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 खबरों से। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे दिल्ली दौरे पर रहीं। इस दौरान सीएम राजे ने पीएमओ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इसके अलावा उन्होंने केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से भी मुलाकात की और इस मुलाकात में दोनों के बीच सड़क परियोजनाओं को लेकर चर्चा हुई। इससे पहले सीएम ने राजस्थानी फूड फेस्टिवल में शिरकत की। इसका आयोजन एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत किया जा रहा है। ये कार्यक्रम असम भवन में चल रहा है। इस फेस्टिवल का राजस्थान और असम पार्टनर है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया 3 सितंबर को रामदेवरा जाएंगी। सीएम के रामदेवरा दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है। रामदेवरा में सीएम बाबा रामदेव समाधि का दर्शन करेंगी। उसके बाद करोड़ों की राशि के बने पैनोरमा का लोकार्पण करेंगी। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और राज्यसभा सांसद भूपेंद्र यादव ने खुद को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करने को लेकर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। यादव ने कहा कि मंत्रिमंडल में किसे शामिल करना है और किसे नहीं, ये प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है। पीएम मोदी ने साल 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है, लेकिन किसानों की आय दोगुनी हुई या नहीं, इसका जवाब जयपुर आए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री सुदर्शन भगत से पूछा गया तो उन्होंने जवाब देना मुनासिब भी नहीं समझा और मीडिया के सवालों पर कन्नी काट गए। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद एक बार फिर राज्य सरकार बैकफुट पर आ गई है। सरकार के स्वायत्त शासन विभाग ने अपना ही सर्कुलर वापस ले लिया, जिसके बाद अब एसटी/एससी की जमीनों पर बसी सैकड़ों कॉलोनियों का नियमन नहीं हो सकेगा। प्रदेश के जिन किसानों का कर्ज अवधि पार हो चुका है उनको सरकार ने राहत दी है। अगर किसान 31 मार्च 2018 तक कर्ज चुकाते हैं तो 50% तक ब्याज माफ हो जाएगा। वहीं स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें मानने और कर्ज माफी सहित कई मांगों को लेकर अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले सीकर में हजारों किसानों ने महापड़ाव डाल दिया है। नागौर के बीकानेर रेलवे क्रॉसिंग 61 पर आरओबी निर्माण कार्य शुरू हो गया है। शुक्रवार को देर शाम पूजा अर्चना के साथ विधिवत काम शुरू किया गया। गौरतलब है कि केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग मंत्री थावरचंद गहलोत ने गत मई माह में आरओबी का शिलान्यास किया था। आदिवासी बहुल बांसवाड़ा जिले में गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था में समुचित पोषाहार न मिलने से उनके बच्चे अत्यधिक कमजोर पैदा हो रहे हैं। जिले के सबसे बड़े महात्मा गांधी चिकित्सालय में बीते 53 दिनों में ऐसे 81 बच्चे दुनिया में कदम रखने के चंद दिनों में ही मौत का शिकार हो गए। जिले के सबसे बड़े महात्मा गांधी अस्पताल में 81 बच्चों की मौत के बाद सरकार भी हरकत में आई और पूरे मामले में जांच के आदेश जारी किए और टीम का गठित कर बांसवाड़ा भेजा। जांच टीम फिलहाल मामले की जांच के लिए बांसवाड़ा पहुंच गई है। प्रदेश में स्वाइन फ्लू का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। अब तक 90 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 900 से ज्यादा पॉजिटिव केस सामने हैं, जिसके बाद से चिकित्सा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के एक डॉक्टर पर मरीज के परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया। साथ ही जवाहरनगर थाने में मामला दर्ज करवाया है। डॉक्टर पर मरीज को इलाज के लिए निजी अस्पताल भेजने का आरोप है। जयपुर के वैशाली नगर स्थित इजी डे शोरूम के पास एक बिल्डिंग के बेसमेंट में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिससे वहां रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। सीकर के फतेहपुर में आपसी विवाद के चलते एक युवक ने 3 लोगों पर चाकू से वार कर दिया, जिसके बाद तीनों घायलों को सीकर रेफर कर दिया। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जयपुर के चौमू में कुछ लोगों ने पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट कर दी, जिससे सिपाही सचिन को चोट आई। पुलिस ने इस मामले में आरोपी ब्रह्मदत्त शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। नागौर में सैनिक बस्ती में एक युवती को शराब पिलाकर कुछ बदमाशों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। महिला की शिकायत पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जयपुर के जवाहर सर्किल थाना इलाके में हुई ठेकेदार श्याम सिंह की हत्या मामले में अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। पुलिस को हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू मिल गया, साथ ही एक सीसीटीवी भी हाथ लगा है। कुर्बानी का पर्व बकरीद आज मनाया जाएगा। शिया और सुन्नी समुदाय के धर्मगुरुओं ने सुबह 9 बजे मस्जिदों में बकरीद की नमाज का ऐलान किया। इस दिन बकरे की कुर्बानी देने के बाद भी नमाज पढ़ी जाएगी और नमाज करने के बाद भी कुर्बानी दी जा सकेगी। देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार से राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने के बाद देवेंद्र झाझड़िया जयपुर पहुंचे। यहां पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। एसएमएस स्टेडियम में उनके सम्मान में समारोह आयोजित किया गया। मोदी के मंत्रिमंडल का विस्तार रविवार सुबह 10 बजे होगा। ऐसा माना जा रहा है कि सरकार के कार्यकाल का आखिरी विस्तार होगा।
साल 2014 में मोदी सरकार के केंद्र में सत्ता संभालने के बाद ये मंत्रिमंडल में तीसरा फेरबदल होगा और राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां शुरू हो गई हैं। वृंदावन केशवधाम में आरएसएस की समन्वय बैठक का आज दूसरा दिन है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री राजनाथ इस बैठक में शामिल होंगे। श्रीनगर के पंथा चौक पर आतंकवादियों ने हमला किया। इस हमले में एक हेड कांस्टेबल शहीद हो गया और 7 जवान घायल हो गए। इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा ने ली है। योग गुरु बाबा रामदेव ने आईटीबीपी के जवानों के लिए नोएडा में योगा कैंप लगाया। 7 दिन तक चलने वाले कैंप में बाबा रामदेव आईटीबीपी के जवानों को योगा सिखाएंगे। बाबा के मुताबिक योगा से जवान फिट रहेंगे। चलिए अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे दिल्ली दौरे पर रहीं। इस दौरान मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने पीएमओ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इसके अलावा उन्होंने केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से भी मुलाकात की और इस मुलाकात में दोनों के बीच सड़क परियोजनाओं को लेकर चर्चा हुई। उदयपुर दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने करीब 15,000 करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। मालूम होगा कि असम में क्या होता है और असम के सब लोगों को ये मालूम होगा कि राजस्थान में क्या होता है। इसलिए आज असम भवन से अपन शुरू कर रहे हैं, अगला राजस्थान भवन में भी होगा। और मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि मेरा तो असम से एक अच्छा जुड़ाव पहले से ही है, क्योंकि साल में एक दफ़ा मैं असम के दर्शन करने और कामाख्या देवी के दर्शन करने हमेशा जाती हूँ, तो मेरा तो वहाँ से लिंकेज है ही। पर आज अब थोड़ा सा मैंने इनको सिखाया, पधारो हमारे देश, अगले में वो मेरे को सिखाएंगे कि उसका ट्रांसलेशन असमीज़ में क्या होता है। उनका खाना तो वैसे भी मेरे को बहुत पसंद है। और मुझे कौन सा पसंद है आपको? कौन सा डिश सबसे ज़्यादा पसंद है? ये लोग बहुत अच्छा एक सब्ज़ी बनाते हैं, एक बहुत अच्छा मछली बनाते हैं, हाँ बहुत अच्छा बनाते हैं। और ये मसाला नहीं डालते, बहुत कम मसाला डालते हैं। दैट इज़ वेरी वेरी एक्सीलेंट। हमारे यहाँ हम थोड़ा मसाला डालते हैं, क्योंकि जहाँ से हम आते हैं वहाँ सूखा खाना, क्योंकि डेजर्ट है, तो उसको लोग प्रिजर्व करते हैं, तो उसको चटपटा करके आपको खिलाते हैं, तो आपको थोड़ा हमारा अलग टेस्ट मालूम पड़ेगा, जैसे हमको मालूम पड़ा और मेरे को तो बहुत पसंद आया। तो कम मसाले मुझे विश्वास है कि आपको भी लगेगा। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे 3 सितंबर को रामदेवरा जाएंगी। सीएम के रामदेवरा दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है। ऐसे में कलेक्टर और एसपी ने सभा स्थल पर पहुंचकर व्यवस्था का जायजा लिया। आपको बता दें कि रामदेवरा में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बाबा रामदेव समाधि के दर्शन करेंगी। उसके बाद करोड़ों की राशि के बने पैनोरमा का लोकार्पण करेंगी। वहीं जैसलमेर में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के 1 दिवसीय प्रस्तावित दौरे को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं, जहां शहर में जगह जगह रंगाई पुताई और साफ सफाई का काम चल रहा है। साथ ही शहर में जो लाइट सालों महीनों से बंद पड़ी थी, उनको भी अब बदला जा रहा है। नगर परिषद आयुक्त जब्बर सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री की यात्रा को देखते हुए शहर को खूबसूरत बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। संभावित यात्रा को देखते हुए हमारे जो मुख्य जो है सफाई का काम है उसको भी है स्पेशली किया जा रहा है, और साथ ही हमारे जो चौराहे का है वो सौंदर्यीकरण, अभी बरसात से जो डैमेज हो गए थे, पार्ट या गड्ढे वगैरह हो गए थे, उनको भी वापस इसको सही करवाया जा रहा है। और भी पेड़ पौधों का भी है जो है कार्यक्रम है, वो पहले भी हुआ है और अभी भी है, तो हम वर्तमान कर रहे हैं। और पूरे जयपुर में भाजपा मुख्यालय पर पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की 4 घंटे की मैराथन बैठक चली, जिसमें संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया गया। साथ ही संगठन महामंत्री चंद्रशेखर ने पदाधिकारियों की क्लास भी लगाई। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के लिए आज का दिन काफी अहम रहा, जहां जयपुर बीजेपी मुख्यालय पर संगठन महामंत्री चंद्रशेखर ने पार्टी के पदाधिकारियों, नेताओं और कार्यकर्ताओं की मैराथन बैठक ली और सप्ताह भर में संगठन महामंत्री की दूसरी बार आयोजित हुई पाठशाला में हर एक नेता से पार्टी के कार्यक्रमों का फीडबैक लिया गया। साथ ही इस दौरान पार्टी को पिछड़ा वर्ग से जुड़ने पर भी मंथन हुआ। और 10 सितंबर से लेकर के 17 सितंबर तक हमारी पूरी बूथ की इकाई घर घर जाकर के हमारी केंद्र सरकार की योजनाएं, प्रदेश सरकार की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का काम करेगी।
और भी जितने भी करने योग्य काम थे बूथ के जो हमने उनको दिए थे उनको पूरा करने का काम करेगी। बीजेपी मुख्यालय में हुई इस बैठक में संगठन महामंत्री चंद्रशेखर ने पदाधिकारियों की क्लास ली और कहा कि अब से सभी पदाधिकारी एक डायरी मेंटेन रखें, क्योंकि आगे से पार्टी की बैठकों में डायरी नहीं दी जाएगी। साथ ही इस बैठक में ये भी जानकारी दी गई कि 17 सितंबर यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को सामाजिक सरोकार के रूप में मनाया जाएगा। 15 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा है, इस मंत्र का अभियान पूरे राजस्थान प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसको चलाएंगे। इस कार्यक्रम को विशेष रूप से 17 सितंबर को हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का जन्मदिन है। हम उनका जन्मदिन स्वच्छता अभियान के माध्यम से मनाएंगे। 2018 विधानसभा चुनाव करीब है, जिसके लिए पार्टी कमर कस चुकी है और इसी कड़ी में नए संगठन महामंत्री चंद्रशेखर अब जिलों में जाकर बैठकें लेंगे और पार्टी की मजबूती पर मंथन होगा, जिससे बूथ लेवल तक पार्टी को मिशन 2018 के लिए तैयार किया जा सके। जयपुर से ईटीवी राजस्थान के लिए सुधीर शर्मा की रिपोर्ट। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और राज्यसभा सांसद भूपेंद्र यादव ने खुद को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करने को लेकर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। यादव ने कहा कि मंत्रिमंडल में किसे शामिल करना है और किसे नहीं, ये प्रधानमंत्री का विशेष अधिकार है, पर खुद को शामिल होने के सवाल को यादव टाल गए। साथ ही अजमेर लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि राज्य भाजपा इकाई इस पर काम कर रही है। देखिए, सारा निर्णय जो राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है वो इस विषय पर पूरा संज्ञान लेगा और पूरी गंभीरता से हमारे मुख्यमंत्री माननीय वसुंधरा जी इस पर संज्ञान ले ही रही हैं और बाद में हमारी पार्टी की जो पद्धति है कि प्रदेश चुनाव समिति नाम केंद्रीय चुनाव समिति को भेजती है और वहाँ से अगली खबर की ओर। जयपुर की हिंगोनिया गौशाला के बाद अब कोटा नगर निगम की बंधा गौशाला में गायों की मौत हुई है, जिस पर विपक्ष उग्र है, तो वहीं नगर निगम बड़ी लापरवाही को दबाने में जुटा हुआ है। देखिए ये रिपोर्ट। नाम बंधा गौशाला, जगह कोटा, कुल क्षमता 1200। बस इंट्रोडक्शन बहुत हुआ, कुल क्षमता आपने सुन ली, तैयार हो जाइए शौक के लिए। जान लीजिए बंधा गौशाला में कितनी गायों को मानो बांध कर रखा गया हो। 2500 से ज्यादा। ठीक सुना आपने, 2500 से ज्यादा। गाय हमारी माता है तो साफ है व्यवस्था कपूत हो चली है। अब इसका भी सबूत जान लीजिए। मशहूर अगस्त का महीना और उस महीने ने 700 गायों की जान ले ली और फिर शुरू हुआ बयानों का एपिसोड। ये जो व्यवस्था है ये बिल्कुल इसमें सुधार नहीं होगा तब तक मामला हम उठाते रहेंगे। यहाँ जो लगे हुए हैं, जो कर्मचारी लगे हुए हैं, उनको 2-2 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। 130 रुपए में वो काम कर रहे हैं, तो बड़ी बुरी स्थिति है। नगर निगम दावे बड़े बड़े कर रहे हैं। पूरा महीने का खाक वो लेकर के आए वहाँ से रिकॉर्ड। 731 गायें मार दी इन्होंने। तो ये यही नहीं, पूरे राजस्थान में हो रहा है। जहाँ जहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिकाएं हैं, नगर परिषद है, नगर निगम है, कि ये बैठे बैठे देखते रहते हैं और गायें जो है मर रही है। अब देखिए, जैसा मामला वैसा जवाब। हर मामले का जिम्मेदारों के पास रटा रटाया सा जवाब होता है, चाहे मामला कहीं का भी हो। मानो जवाबों का कोई मैनुअल हो। समझ रहे हैं ना आप? तो सुन लीजिए कोटा महापौर को और जांच लीजिए। गायों की मौत का कारण केवल बीमारी थी। पशु चिकित्सालय की जो चल इकाई है, उनके डॉक्टर और कंपाउंडर भी आ गए। 3 कंपाउंडर और मैंने बढ़ाने के निर्देश दिए। पहले 4 थे, 4 में से एक आध कोई छुट्टी पर था। दुर्भाग्य की बात है कि परसों 3 लोग छुट्टी पर थे, उन सबको भी पाबंद किया है और 4 कंपाउंडर और बढ़ाने के निर्देश दिए, ताकि हर सप्ताह इनके अगर इंजेक्शन लगते रहेंगे तो ये मृत्यु दर घट जाएगी। करोड़ों का बजट,
करोड़ को मरोड़ कर यहाँ तक पहुँचाया गया या फिर उसे जमीन खा गई या आसमान निकल गया? सवाल कई हैं जिनके जवाब जल्द तलाश कर सुधार की जरूरत है, नहीं तो प्रशासन पर कपूत का तमगा मुहर बंद हो जाएगा। सचिन ओझा, ईटीवी न्यूज, कोटा। प्रदेश भर में आज ईद उल अजहा पर्व मनाया जा रहा है। इस मौके पर अजमेर में ख्वाजा चिश्ती दरगाह का जन्नती दरवाजे को खोला गया। इस दौरान देश के कई राज्यों से आए ज़ायरीनों ने हाजिरी दी, साथ ही जन्नती दरवाजे से गुजरे। बता दें कि जन्नती दरवाजा साल में 4 बार खोला जाता है। इस दरवाजे से गुजरने के लिए अकीदतमंदों में जबरदस्त उत्साह रहता है। वहीं इस त्योहार को त्याग और कुर्बानी का त्योहार भी कहा जाता है। इस बार ये पर्व सितंबर में मनाया जा रहा है। इस दिन उलेमा बुराइयों को खत्म कर प्यार और अमन को आगे बढ़ाने पर जोर देते हैं। बकरीद के त्योहार को लेकर देश भर में अलग ही रौनक नजर आ रही है। इस्लाम में 2 त्योहारों का जिक्र आता है। पहला है ईद उल फितर, इसे मीठी ईद और छोटी ईद भी कहा जाता है। ये त्योहार रमजान के 30 रोजे रखने के बाद मनाया जाता है। दूसरा है ईद उल जुहा, इसे ईद उल अजहा या फिर बकरीद और बड़ी ईद भी कहा जाता है। ईद उल जुहा हज के बाद मनाया जाने वाला त्योहार है। आइए राजस्थान के चीफ काजी खालिद उस्मानी से जानते हैं इसके और महत्व। इस ईद को जो कुर्बानी का दिन है, इस कुर्बानी के लिए हमें अपने जानवरों के साथ साथ अपनी बुराइयों की भी कुर्बानी पर छुरी फेरनी पड़ेगी और हमारे जो बुरे अमाल हैं उसको भी हमें कुर्बानी देनी पड़ेगी और हमारे दिलों में जो रंजिश है उसकी भी कुर्बानी देनी पड़ेगी और हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए बुराई है उसकी कुर्बानी देनी पड़ेगी। इसके साथ ही ईद उल जुहा की इस्लाम में क्या अहमियत है, इस बात से समझी जा सकती है कि तकरीबन 5000 साल पहले पैगंबर हजरत इब्राहिम ने कुर्बानी का जो उदाहरण दुनिया के सामने रखा था उसे आज भी परंपरागत रूप में याद किया जाता है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सबसे अजीज़ उनके बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम थे। उन्होंने उनकी कुर्बानी देने के लिए रखा, मगर अल्लाह ताला को तो ये मंजूर था कि वो सिर्फ इम्तहान ले रहा था और उस लिहाज से अल्लाह ताला ने उसी वक्त जन्नत से दुम्बा मंगवाकर हज़रत इब्राहिम की छुरी के नीचे रख दिया और दुम्बे की कुर्बानी हो गई। अल्लाह दुनिया में दिखाना चाहता था कि मेरे हुक्म के लिए आदमी अपनी जान तक कुर्बान कर देता है, जानवर तो बहुत छोटी चीज़ है। ये त्योहार सबको साथ लेकर चलने की सीख देता है। वहीं बकरीद ये भी सिखाती है कि सच्चाई की राह में अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। लोगों में प्यार और दोस्ती को बढ़ावा देना चाहिए, दुश्मनियों और रंजिशों को खत्म करना चाहिए। अपनी सभी बुराइयों को खत्म करके सच्चाई या नेक राह वाली जिंदगी जीनी चाहिए। क्या शरीर छोड़ने के साथ ही आत्मा किसी और शरीर में प्रवेश कर जाती है? क्या शास्त्रों और अन्य धर्म ग्रंथों में कही गई पुनर्जन्म की बात सही है? इन सवालों का जवाब विज्ञान की भाषा में नहीं मिलेगा, लेकिन इसी विषय पर 50 सालों से शोध कर रहे डॉक्टर कीर्ति स्वरूप रावत का दावा है कि हां, पुनर्जन्म होता है। डॉक्टर कीर्ति स्वरूप रावत, जी हां, ये वही शख्सियत हैं जिन्हें अमेरिका के डॉक्टर इयान स्टीवेंसन के बाद दुनिया में एक खास शोध के लिए सबसे ज्यादा याद किया जाता है और यह शोध है पुनर्जन्म से जुड़ा हुआ। 16 अप्रैल 1967 के दिन से आज तक पुनर्जन्म की कहानियों के पेच समझने में जुटे 81 साल के डॉक्टर कीर्ति स्वरूप रावत कॉलेज लेक्चरर से लेकर कॉलेज प्रिंसिपल तक के अपने करियर में भी पुनर्जन्म के रहस्य का जवाब तलाशते रहे, तो रिटायरमेंट के 33 साल बाद भी उसी रहस्य की खोज में जुटे हैं। जिंदगी के 81 साल में से पूरे 50 साल
इसी शोध को समर्पित कर चुके डॉक्टर रावत के पास यूं तो कुल जमा 512 केसेस रिसर्च के लिए आए, लेकिन अब तक की गई 200 मामलों की जांच के बाद डॉक्टर रावत इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि पुनर्जन्म एक सच है, लेकिन इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से साबित करना आसान बात नहीं है। 16 अप्रैल 1967 में पहली बार मेरे को एक पैम्फलेट पढ़ने को मिला, व्हाट इज पैरासाइकोलॉजी। वो जैसे ही मैंने पढ़ा मेरे को लगा कि दिस इज सब्जेक्ट इन विच आई कैन पुट माई हार्ट एंड सोल। और तब से लेकर अब तक एज ए ड्रंकर्ड गोज टू हिज बॉटल आई गो टू माई केसेस। जैसे शराबी शराब की बोतल के पीछे भागता है, मैं अपने केसेस के लिए भागता हूँ। राजस्थान के ब्यावर कॉलेज में लेक्चरर और भीनमाल के सरकारी कॉलेज में प्रिंसिपल रहे डॉक्टर रावत ने अपने इस शोध के लिए हरियाणा के फरीदाबाद और मध्य प्रदेश के इंदौर में अपना ठिकाना बनाने से पहले दुनिया के कई देशों की सैर की और अलग अलग देशों में पुनर्जन्म के मामलों का अध्ययन किया। पुनर्जन्म के रहस्यों को समझने की इस जिद में डॉक्टर रावत के काम ने गति तब और पकड़ी जब उनकी पत्नी विद्या रावत भी शिद्दत के साथ इस शोध में सहयोगी बन गई। सबसे बड़ी सौभाग्य वाली बात है कि मेरे को ऐसी पत्नी मिली जिसने कभी मेरे को इस बात के लिए नहीं टोका कि जैसे दूसरे लोग कमाते हैं आप कमाते क्यों नहीं हो, आप क्यों वेस्ट करते हो अपना समय टाइम और एनर्जी। और मैं तो इनके साथ साथ जगह जगह गाँव में रिसर्च के लिए केस स्टडी के लिए जाती थी। अब जितने केस इनके साथ मैंने करे गांव में जाकर, उनको लगता है कुछ तो दम है इस बात में कि वास्तव में पुनर्जन्म होता है। और क्योंकि इस तरह का इतना इंटरेस्टिंग विषय है ना, तो इंटरेस्ट ही आता था। डॉक्टर कीर्ति स्वरूप रावत उम्र के इस मोड़ पर पुनर्जन्म के रहस्यों को अब और नजरियों से भी जांच रहे हैं। अब इस काम में उनकी मददगार बनी है ज्योतिष में रिसर्च कर चुकी डॉक्टर ज्योति गुप्ता। अपने रिसर्च में ज्योतिष के पंचम और नवम भाव के जरिए पुनर्जन्म के रहस्यों को समझने के लिए कभी डॉक्टर रावत की ही पुस्तकों का सहारा ले चुकी डॉक्टर ज्योति गुप्ता के लिए जिंदगी का वह दिन अहम था जब डॉक्टर रावत से पहली बार रूबरू होने का मौका मिला और साथ ही इस शोध को आगे बढ़ाने का प्रस्ताव भी। जब हमें थीसिस लिखनी थी तो मेरा इंटरेस्ट रीइंकार्नेशन में था। स्टडीज तो बाद में हुई, तो पुनर्जन्म देखना था, तो मैंने मेरी थीसिस का सब्जेक्ट ही लिया था पंचम भाव और नवम भाव की स्टडी पुनर्जन्म के लिए। तो डॉक्टर रावत की बुक्स अवेलेबल थी मार्केट में एज सच, बट और कोई मुझे साहित्य मिलता नहीं था। तो डॉक्टर रावत की बुक्स पढ़ के ही मैंने मेरी थीसिस की प्रिपरेशन की थी। काफ़ी हद तक मैंने मैटर वहीं से लिया है, केसेस वहीं से लिए और उनको स्टडी करके मैंने मेरी थ्योरी स्थापित करने की कोशिश की। डॉक्टर कीर्ति स्वरूप रावत का रिसर्च ही अब ज्योति गुप्ता के लिए रिसर्च को नए नजरिए से देखने का जरिया है और इस अनूठे रिसर्च में डॉक्टर रावत अपनी पत्नी विद्या और सहयोगी डॉक्टर ज्योति के जरिए शोध को कुछ इस तरह आगे बढ़ाना चाहते हैं कि दुनिया पुनर्जन्म के सभी पेचों को सलीके से समझ सके। श्रीपाल शक्तावत, ईटीवी न्यूज, इंदौर। चलिए, पुनर्जन्म के इन्हीं पेचों और शोध के सारे तथ्यों पर डॉक्टर कीर्ति स्वरूप रावत से बातचीत को आप देख सकते हैं।